नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए डिबेट वीडियो। आरएलडी भी अब अपना बोरिया बिस्तर उठाकर एनडीए में शामिल हो रही है, ये खबर कंफर्म हो गई है और इसी पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ये डिबेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी के साथ डिबेट करते हुए समाजवादी के प्रवक्ता फराग किदवई जी है, वो हमेशा आप देखते होंगे, मैंने 3-4 डिबेट उनके ऊपर डाल दी है। फराज किदवई ये करते हैं कि अमिताभ अग्निहोत्री जी के शब्दों को लेकर अमिताभ अग्निहोत्री जी को ही घेरने की कोशिश करते हैं और एक तरह से अमिताभ अग्निहोत्री जी को बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बहुत इस डिबेट में भी आपको दिखाई देगा ऐसी बातें। तो लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री जी, उनके सामने इनकी क्या औकात या क्या बिसात क्या चलने वाली है, और अमिताभ अग्निहोत्री जी इनको अच्छे से घेर लेते हैं। और दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट है तो डिबेट में कुछ नयापन होगा ही होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और कुछ नए नए शब्द तो ईजाद हो ही जाते हैं, ये भी आप इस डिबेट में देखोगे। तो दोस्तों, डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। मैं मिलता हूँ आपसे लास्ट में, तब तक एंजॉय कीजिए डिबेट। लेट्स स्टार्ट। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। फराज भाई, आप समझ रहे हो ना खेल क्या हो रहा है? उन्हें सीट जीतनी है, उन्हें उत्तर प्रदेश में सरकार में हिस्सेदारी चाहिए। दो मुख्य बातें हैं, लिख लीजिए मेरी बात, जो अखिलेश यादव पूरी नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं, और मैं अब नाम नहीं लूंगा, नाम लेना ठीक नहीं, सभी मेरे मित्र हैं। उनका कहना था कि जब अखिलेश यादव, मायावती सब साथ थे तो हमारे पिताजी कैसे हार गए मुजफ्फरनगर में 19 में। तो आप लोग क्या चाहते हो कि हम लोकसभा का मुंह न देखे? फराज भाई, उनकी बात सबसे पहले तो मैं बहुत बधाई दूंगा रविंद्र पटेल जी को जी, कि चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह के आदर्शों को आज उन्होंने आपके न्यूज चैनल पर बताया कि आरएलडी का जो कार्यकर्ता है वो थाने में दलाली नहीं करता है। और मुझे लगता है कि आप जवाब कुछ और चाह रहे थे, रविंद्र पटेल जी ने गुगली आप पर मार दी। लेकिन बहुत स्वागत है इस बात का कि रविंद्र पटेल जी ने ऐसी बात कही, और यही आदर्श थे चौधरी चरण सिंह जी के और अजीत सिंह जी के। अब दूसरी बात मैंने उनके रियल आदर्श बताया, आपने सुना नहीं क्या? माइक बंद किए थे तब? नहीं, मैंने बताया था, आपने सुना नहीं? मैंने तो बताया, ये गूगल में थोड़ा नहीं मिलेगा जो मैंने बता दिया। दूसरी बात अमिताभ जी, अनिल जी की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, हमारे भाई छोटे अनिल यादव जी की बात को। आपने अभी अनिल जी ने बोला कि पिछली बार जब तीन विधानसभा ये जीते थे, मैं आपको फिर याद दिला दूं कि 2003 में अनिल जी की पार्टी ये तीनों विधानसभा जो तीनों विधान स्टेट में जो चुनाव हुए थे वो हार गई थी, और इंडिया शाइनिंग का नारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में निकली थी और 2004 में मुंह दिखाई थी। तीसरी बात अमिताभ जी ये है कि अभी आप जैसा बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो गया वो गंगा नहा लिया और उसके बाद में साहब हमने ऐसा नहीं कहा। 2009 में एक मिनट भास्कर गुलाब ने ये मैंने नहीं कहा गंगा नहाया गया कि जमुना नहाया, ये आप जानो, समझिए नहीं जी। 1984 में जब कांग्रेस की 400 सीटें आई थी तो हमारे जो पिताजी लोग थे वो यही बोला करते थे कि साहब ये जो कांग्रेस है इसको हराना बड़ा मुश्किल है। ठीक, लेकिन 1989 में ऐसा ठीक है फराज भाई जी, फराज भाई ठीक है जी, ठीक है, मैं समझ गया फराज बाबू, ठीक है फराज भाई, आगे बात आपकी, आगे 20 सेकंड 2024 में वही होने जा रहा है। ठीक है, वही होने जा रहा है। भारत की जनता पार्टी की ये जो सरकार है इसको बदलने जा रही है। ठीक, हमने ऐसे, मैं हमेशा अपने मित्रों को सुझाव देता हूं कि राजनीति में रहिए, लेकिन एक्सट्रीम एक तरफ गाड़ी न चलाइए, क्योंकि बड़ी रफ्तीली राहें हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा, चेहरा खराब हो जाएगा, कहां तक मुंह छुपाओगे? फराज भाई बता रहे हैं कि नजूमी हो गए, वो कह रहे हैं कि 2004 में फलाने स्टेट हारे तो लोकसभा जीते, फिर फलाना स्टेट जीते तो लोकसभा हारे, तो इस बार फिर वो चांस आएगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो नहीं बच्चे खेलते। अगर राजनीति इतनी सरल है तो मेरी शुभकामनाएं, अखिलेश जी के लिए भी कोई ताबीज निकालो। जब आप इतना ताबीज कांग्रेस के लिए निकाल रहे हो, जंतर अखिलेश जी के लिए नहीं निकाल सकते? वो कब बनेंगे? उनका भी कोई गुणागणित निकालो। नहीं फराज भाई, आप अनिल यादव की पार्टी, राहुल गांधी की ताजपोशी की तारीख निकाल रहे हो और अखिलेश जी के बारे में चिंतन नहीं कर रहे हो जहां आपको करना चाहिए। नहीं, 2027 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। यही तो समस्या। खैर ठीक है, व्यवहारिक होकर ये सब तो अच्छी बातें, मंच से कहिए कि हम लोग मूल्यों की राजनीति करते हैं, गरीब गुरबा अकलियत मजदूर किसान, ये सब बातें मंच की हैं। अभी तो पॉलिटिकल बहस हो रही है, उस बहस में कि ये तर्क कि 19 से बड़ा गठबंधन हो नहीं सकता, और मुजफ्फरनगर की सीट अजीत सिंह जैसा आदमी फिर भी नहीं जीत पाया, तो अगर जयंत का परिवार ये सोच रहा है कि हम लोकसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे ये साइकिल और हाथ को पकड़ के, तो क्या गलत सोच रहा है? जब सब साथ थे तो 19 में नहीं जीते, जबकि पश्चिम में भाजपा 7 सीट हारी थी 14 में। रविंद्र पटेल जी सर। तो चरण सिंह का परिवार अगर
इस स्थिति से उबरना चाहता है कि भाई हम भी जीत का मुंह देखें, तो इसमें कौन से मूल्यों की राजनीति खंडित हो रही है? मूल्य की राजनीति अपने घर में बैठ के तो नहीं हो सकती बाबू, नहीं। वो तो लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा कहीं रहेंगे तभी ना होगी। फराज साहब, देश भर में डोला रे डोला सिंड्रोम जो है तेजी से फैल रहा है। आज इसको इनकार कर दो, कल मानना पड़ेगा, कुछ के बारे में कल, कुछ के बारे में परसों, लेकिन 15 दिन के भीतर सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो अंदर से। नहीं, देश में डोला रे डोला चल रहा है। इसकी शुरुआत आदरणीय नीतीश जी कर गए। वो डोला रे डोला सिंड्रोम के आदि पुरुष हैं, शीर्ष पुरुष, प्रतीक पुरुष। अमिताभ जी, ये डोला रे डोला सिंड्रोम नहीं चल रहा है, जी। ये तोड़ा रे तोड़ा सिंड्रोम चल रहा है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो पावर है उसका इस्तेमाल करके, एनसीपी अगर नहीं आ रही है तो उनकी पार्टी टूट रही है। रामविलास पासवान जी उनके इतने पुराने एलाई थे, उनको श्रद्धांजलि उन्होंने दी उनकी पार्टी तोड़ करके, और पार्टी तोड़ के खाली मन नहीं भरा तो चचा भतीजे को आपस में लड़ा दिया। अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे घोष साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जी को आप कितनी सीटें दे रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर जी को आप कब मंत्री बना रहे हैं? संजय निषाद जी को आप कितनी सीटें दे रहे हैं? अभी मैं ही नहीं बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, कि ये मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी एंड मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है कि जब चंडीगढ़ में आप अलोकतांत्रिक तरीके से अपना मेयर जिताने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी को अमिताभ जी चुनाव जीतना है, अगर लोकतांत्रिक तरीके से नहीं जीतेंगे तो अलोकतांत्रिक तरीके अपनाएंगे वो चुनाव को। ठीक है, फराज भाई रुकना होगा। एक चीज मैं ओम प्रकाश राजभर के बिहाफ पर क्लियर कर दूं, चंडीगढ़ तो मेरा ज्यादा ताल्लुक अभी है नहीं इस वक्त, तो ओम प्रकाश की बात, फराज भाई की, ओम प्रकाश भाई बात, तो मैं उस पर क्लियर कर दूं। ये जो सवाल बार बार उठाते हैं ना ओम प्रकाश राजभर के बारे में, जो चिंतन का और चिंता का स्वर विपक्ष में है, उतनी चिंता कांग्रेस को अखिलेश जी, अरे राहुल जी की नहीं, सपा को अखिलेश जी की नहीं, जितनी चिंता ओम प्रकाश राजभर की है। ये अच्छी बात है। आज ओम प्रकाश राजभर ने विधानसभा में कहा, अनिल भाई आप भी सुन लो, फराज भाई आप भी, हमारी चिंता न करो, और जो पूछते हैं मंत्री कब बनोगे वो भी सुन ले, और सीटें कितनी मिलेगी उतनी वो भी सुन ले। हम मंत्री बने ना बने, सीट मिले न मिले, हम एनडीए में है, भाजपा के साथ है और आपको हराएंगे। ओम प्रकाश राजभर इन्वर्टेड कॉमा बंद। ठीक, मेरे ख्याल से अब तो बात खत्म कर देनी चाहिए। फराज किद भाई कह रहे हैं कि भाजपा गर्दन दबा के हमारे एलाइज को, इंडिया एलाइज को दबाव में लेके, धमका के, सटका के ले जा रही है। इसका मतलब अगर कल आप जाते हो, जो आधे रास्ते से ज्यादा आई गए हो, भगवान का आशीर्वाद रहा तो 48 घंटे 72 घंटे में कुछ ना कुछ हो ही जाएगा कार्यक्रम, तो क्या माना जाए जो वो कह रहे हैं आपके समाजवादी पार्टी के मित्र, आप पर दबाव डाला गया, गर्दन दबाई जा रही है? मैं आरएलडी को लेकर नहीं बोल रहा हूं अमिताभ जी, मैंने आरएलडी को लेकर कुछ नहीं। गजब करते हो, ये नहीं चलेगा। आपने कहा ये तोड़ो सिंड्रोम है, भाजपा सबको दबा के गर्दन निचोड़, गर्दन पर लात रख के खड़ी है। सिंड्रोम है, वो अपने एलाई को तोड़ते हैं। रविंद्र पटेल, नहीं फराज भाई रुक जाओ, रविंद्र पटेल आपकी गर्दन दबाई जा रही है, मतलब आरएलडी की? सर ऐसा है कि अगर दबाई जा रही है तो खुल के ऐलान कर दीजिए कौन दबा रहा है जी। हम आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं, हम लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं जी, हम राजनीति अपनी जिम्मेदारियों से करते हैं जी। हमारा गला कौन दबाएगा और क्यों दबाएगा? हम समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ हैं तो अपने विवेक से हैं जी, और अपने निर्णय से हैं। कल हम कहीं और अगर जाएंगे तो अपने विवेक और अपने निर्णय से जाएंगे, क्योंकि हमारे पीछे जो हमारे समर्थक खड़े हैं उनकी भी कुछ आकांक्षाएं और इच्छाएं हमसे होंगी जी। और जैसा कि मैंने अपने पूर्व के वक्तव्य में कहा है कि हमारे आदर्श पुरुष श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह साहब कहा करते थे कि राजनीति की सर्वोच्च सोपान सत्ता की प्राप्ति है, और सत्ता जिस रास्ते पे मिले, अगर वो नैतिकता के रास्ते पे चलकर मिलती है तो राजनीति में उसको भी स्वीकार किया जा सकता है। दूसरी बात मैं बता दूं, अगर लोकतंत्र में अगर व्यक्ति दबाव बना करके कहीं किसी से कुछ पाना चाहे तो कभी नहीं पा सकता, उसको सहूलियत और सुविधाओं के आधार पर तोलना चाहिए। राजनीति में हम कहते हैं समाजवादी पार्टी के साथ हम 7 सीटें अगर लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, या इसके पहले 2019 के चुनाव में हमने 3 सीटों पे गठबंधन कर लिया तो कोई दबाव नहीं था। हम चाहते थे कि सत्ता का परिवर्तन हो, और आज भी हम चाहते हैं कि हम जहां हैं वहां मजबूती से रहें। अब जैसा कि आपने कहा कि भगवान की मर्जी, अब अगर भगवान ही कुछ चालेगा तो हमारी और आपकी क्या मिसाल? ना फिर कौन रोक सकता? फिर तो चला भैया, ठीक है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बहुत पुरानी बात है। अनिल यादव जी, कम से कम एक बात तो साफ हो गई, आरएलडी ने ये स्पष्ट कर दिया कि कोई दबाव नहीं, कोई गर्दन पे हाथ नहीं, न गर्दन पे हाथ है न गर्दन पे लात है, अपनी मर्जी से आए अपनी मर्जी से जाएंगे। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। पंचम अध्याय समाप्त हुआ, पंजीरी लो, प्रसाद खाओ, घर जाओ। नहीं अनिल जी,
देखिए, मैं इनकी इस बात से सहमत हूं कि भगवान चाह ले तो फिर तो कोई क्या कर सकता है, क्योंकि भगवान चाह ले तो हो सकता है कि हरियाणा में जेजेपी कहीं चली जाए, भगवान चाह ले तो उत्तर प्रदेश में राजभर भी और अनुप्रिया पटेल भी और निषाद भी, तीनों कहीं चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा। कर्नाटक में कौन चला जाए, या महाराष्ट्र में शिंदे जो है, जिनको तोड़ के दल बनाया है, वो कहाँ चले जाए। तो भगवान चाह ले, और जब भगवान चाह ही लेगा तो कोई क्या कर लेगा। बाबू, अभी मसला ये नहीं था बाबू, एक मिनट, अभी ये प्रश्न नहीं था। प्रश्न ये था जो फराज भाई ने कही कि ये तोड़ो रे तोड़ो सिंड्रोम है, भाजपा ताकत से बलपूर्वक बलात्पूर्वक व्यक्ति को निचोड़कर उसकी गर्दन पे लात रख के ये सब काम करा रहे हैं। उन्होंने कह दिया कोई माई का लाल गर्दन पे हाथ नहीं रखा है, मेरी मर्जी, मैं चाहे इधर रहूं, मैं चाहे उधर रहूं। अनिल जी, आप जो पिछले प्रकरण हमने आपने देखे, अरे प्रकरण छोड़ो, सामने बैठे गवाह, इनकी तो सुनो। देखिए, मैं समझता हूं कि जब तक कोई भी व्यक्ति है, देखिए हमने नहीं, मैंने इनकी पूरी बात सुनी, आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी, अच्छा मुझे ये बताइए कि एकनाथ शिंदे को कभी आपने ये कहते हुए सुना कि नहीं जी मुझे डराया गया, जो विधायक जिस पे ईडी का छापा पड़ रहा था, जिसकी जमीन जब्त हो गई थी महाराष्ट्र में, अगले दिन वो बीजेपी में आ गया, कभी उसने ये तो नहीं कहा कि भाई मैं इसलिए आया हूं। आपने अजीत पवार जी के खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि 40,000 का घोटाला किया हुआ है। कभी अनिल यादव, समय हो गया, अभी रुकना। भास्कर को एक लास्ट टिप्पणी, मैं मानता हूं कि राजनीति में अगर इंदिरा गांधी के खिलाफ अलायंस बन सकता है, जब इंदिरा गांधी सर्वशक्तिमान और तानाशाह मोड में थी, मतलब अपने घर के अंदर भी ऊंची आवाज बोलो तो मीसा में अंदर 20 लाठी डबल, जब उस स्थिति में भी इस देश में राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ, और क्या यह संभव है कि कोई राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, राजनीति करने वाली पार्टियों को, नेताओं को जानवरों की तरह हाँक के किसी बाड़े में बंद कर सकता है? दो घटनाएं मुझे लगता है मुझे यहां साझा कर देनी चाहिए, उनका विषय से मतलब नहीं, लेकिन वो हमारे मित्र अनिल जी और फराज भाई के लिए अच्छी सूचनाएं हैं। उनको लगेगा कि चलो अभी उजाला है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी के यहां ईडी ने रेड की, पैसा जब्त किया और उनका पर्चा काट के हाथ पर थमा दिया। जनता दल यूनाइटेड एनडीए में है, ठीक। मुझे लगता है अनिल यादव जी की पार्टी इस खबर को सुनकर रात में भोजन अच्छे से करेगी और आराम से नींद में जाएगी। और दूसरी बात फराज भाई के लिए और भी जरूरी इन लोगों के लिए कि अरविंद केजरीवाल जी को शिकायत थी कि ये ईडी वाले बार बार हमको क्यों बुलाते हैं। ईडी सम्मन उनको भेजते थे, वो ईडी को सम्मन भेज देते थे। आज अब चुटकुलाते थे, भाई थाने वाला बुलाता है, कोई थाने वाले को बुलाता है, तुम हमें बुलाओगे हम तुम्हें बुलाएंगे। ये तो बच्चे करते हैं स्कूल में, खैर वो कर रहे थे। आज भगवान का नाम लेके वो टंटा भी कटा फराज भाई, अदालत ने बुला लिया, कहा 17 तारीख को हाजिर हो, ठीक ठाक कपड़े पहन के आओ, है, और सामने खड़े हो आके, ये क्या चल रहा नहीं, ये कम से कम अच्छा है देश के लिए नहीं। अरविंद जी कहते थे कि ईडी ने संजय सिंह को नोटिस भेजा, संजय सिंह ने ईडी को नोटिस भेजा, ईडी वालों की पेंट गीली हो गई। क्या कोर्ट ने कहा 17 तारीख को हाजिर हो। और दूसरी जो बात अनिल जी बार बार, उनकी पार्टी, अनिल जी तो खैर क्या, उनकी पार्टी जो बार बार कहती है, उसके लिए मैंने सूचना दे दी। बिहार में जेडीयू के नीतीश जी के प्रिय एक एमएलसी हैं, उनके करीबी, उन पर ईडी का छापा पड़ा और उनका पर्चा कट गया। क्या काल का चक्र घूम रहा है मित्र, काल का चक्र। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों जयंत चौधरी की पार्टी एक वक्त बीजेपी के भी साथ थी, लेकिन बीजेपी उस समय सीट हारी थी, लेकिन जयंत चौधरी जी अच्छे खासे सीट जीते थे। उसके बाद उन्होंने पाला बदला और अखिलेश यादव, मायावती इनके साथ आ गए। तो हुआ क्या कि बीजेपी अच्छे से जीती और इनका तो सुपड़ा साफ होते गया। अब इनके अस्तित्व पर सवाल आ गया है। अब जयंत चौधरी जी भी ये सोच में पड़ गए हैं कि अगर इस इलेक्शन में जीत ना मिली तो मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य तो खतरे में आएगा। और दूसरी बात, जनता की भी बात सोचनी पड़ती है दोस्तों। अगर आप सत्ता में आओगे तभी जनता की बातों को पूरी कर सकोगे। जयंत चौधरी जी भी इन्हीं बातों को समझकर एनडीए में शामिल हो रहे हैं। अगर हम मोदी जी के साथ आएंगे, एनडीए के साथ आएंगे, तो जनता की बात उठा पाएंगे, अपना काम भी कर पाएंगे और सत्ता के लुत्फ भी ले पाएंगे, मलाई भी खा पाएंगे। अंदर की बात तो थोड़ी बहुत ये भी होती है और बाकी जनता की सेवा ये तो होती ही होती है। तो दोस्तों बस बात यही है, इसी वजह से जयंत चौधरी जी अपना पूरा लाव लश्कर लेके एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। ये बात कंफर्म हो चुकी है एक तरह से, क्योंकि उनके फ़ोन सारे बंद आ रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो, ये कंटेंट मेरा काम आपको पसंद आया है। अगर ये डिबेट वीडियो, ये कंटेंट मेरा काम आपको पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।